Hello and welcome to Let's Make GS Easy. I am Kajal Upadhyay. Hope you all are good. आज हम बात करने वाले हैं अगले लेसन की। हम लक्ष्मीकांत के हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एनसीईआरटीज की बुक में या कुछ जो गवर्नमेंट बुक है उनमें एक पर्टिकुलर प्रीफेस बना रहता है जिसपे लिखा रहता है प्रियम्बल। हाँ जी, बिल्कुल, हम उसी प्रियम्बल की आज बात करने वाले हैं कि उसका क्या महत्व है और वो कैसे हमारे संविधान की देन है और किस तरह से क्या है हमारा जो संविधान है उसकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्रियम्बल के माध्यम से छोटे-छोटे एनसीईआरटी के माध्यम से छोटे से छोटे क्लास के बच्चों को, 6 क्लास के बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। और आशा करते हैं इसके बाद में जिन बच्चों ने आज तक प्रियम्बल को खोल के नहीं देखा है वो बच्चे भी प्रियम्बल को अच्छे से खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रियम्बल आखिर है क्या? ठीक है? तो पहले प्रियम्बल को थोड़ा-सा पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। आपको अपने आप में इसका मतलब समझ आएगा। तो देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो प्रियम्बल था वो आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 इसके बारे में मैंने बताया था। ये डेट कौन सी थी? जी हाँ, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित नेहरू जी ने क्या किया था? स्टेटमेंट दिया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में। थर्ड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, है ना? सेकंड 12 को, फर्स्ट 9 को। आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास आपने लिया है तो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही पहली बार कुछ इस तरह की बात की गई और उससे लिंक करके ही प्रियम्बल को जाना जाता है। कहने का मतलब है प्रियम्बल बताती है कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होंगे। तो प्रियम्बल की अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रियम्बल है वर्ल्ड में अडॉप्ट किया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, यूएसए के संविधान में लिया गया और बाय फॉलोइंग दिस वी हैव आल्सो अडॉप्टेड इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो अभी हम सबसे पहले तो जान लेते हैं, थोड़ा सा प्रियम्बल को पढ़ेंगे और आशा करती हूँ आप सभी लोग इसके बाद में अपनी अपने बुक्स में प्रियम्बल को देखेंगे और जब हम आगे आगे पॉलिटी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है। यू कैन ऑल्सो से कि कैसे ये सिनॉप्सिस की तरह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि ये इसमें सब कुछ नहीं है, इसके दायरे से कोई कानून नहीं बन सकता लेकिन इसके बाहर भी कुछ नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें जो है हम आज किस में पढ़ेंगे? अपने प्रियम्बल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स वी आर, चलिए, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, हर एक शब्द का मतलब मैं आपको बताऊंगी। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की लिबर्टी की बात हो रही है। किस किस चीज की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ की। ठीक है, चलते हैं। equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity and dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Right? In our Constituent Assembly, this 26th day of November, याद रखना ये वही दिन है 26 नवंबर 1949 को, जब क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन कंप्लीटली इन्फोर्स नहीं किया गया था। 1950 में होगा, इन्फोर्समेंट में आएगा, लेकिन पूरी तरह से हमारा संविधान क्या था? बनकर तैयार था। और ठीक इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1949 को, 24 नवंबर सॉरी 24 नवंबर 1949 को सबने क्या कर दिया था? साइन कर दिया था। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। उन ऑब्जेक्टिव्स के जो मेन वर्ड्स थे, जो मेन थीम्स थी, वो हमने आपको बताई और इनको याद रखना। एक बात और,
क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे, इस बीच में हम ये डिस्कशन कर लेंगे कि जो प्रियम्बल है उसके शब्दों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस नंबर पे है। इस पे अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप सोचेंगे प्रियम्बल में से भी क्वेश्चन आता है, जी बिल्कुल आता है। ठीक है, पूछ लेगा कि रिपब्लिक कौन से नंबर पे है, और ऐसे क्रोनोलॉजी लगा के उल्टी सीधी क्रोनोलॉजी सेट करके एक को क्या कर देगा, वहां से मिसप्लेस कर देगा या रॉन्गली उसको क्या कर देगा, ऐड कर लेगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, उनके मीनिंग को देख लेते हैं, आइए। और याद रखिएगा, जब आप इसको पढ़ने बैठे, यहां से इस लेसन को सुनने बैठे, उससे पहले आपके पास आपकी एनसीईआरटी की या किसी भी गवर्नमेंट बुक में आप देखोगे प्रियम्बल मिल जाएगी आपको, उसको साइड में खोल के बैठेंगे। कुछ बहुत ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस प्रियम्बल को खोलना और फिर इस लेक्चर को सुनना, आपको एक एक शब्द का मतलब समझ आएगा। चलिए करते हैं बात सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड, अब इस शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, हिंदी में बोले तो संप्रभु राष्ट्र। कहने का मतलब कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, सोवरेन राष्ट्र हैं, इंडिपेंडेंट है टू मेक आवर ओन लॉज। ठीक है, हम पे किसी का भी कब्जा नहीं है, हम किसी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। कौन? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, जब आप आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ही हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक का क्या होगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होगा, और उसकी शुरुआत ही कैसे होगी, इंडिया दैट इज भारत। वैसे भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था। आई डोंट नो आर यू अग्री और नॉट विद दैट। चले आगे। सोवरेन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा राष्ट्र। देखो, स्टेट अगर मैं टर्म यूज कर रही हूं तो जब हम वर्ल्ड वाइड किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसको स्टेट कंसिडर करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आप इस इंडिया को स्टेट कैसे बता रहे हो। अपने आप में सोवरेन कंट्री है इंडिया। ठीक है, स्टेट यूज हो जाता है तो वो वर्ल्ड कंटेक्स्ट के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो सोवरेन, हम ना तो किसी के बनाए हुए लॉज को फॉलो करेंगे जबरन, कोई हमसे अपने लॉज नहीं बना सकता, ना हम किसी की टेरिटरी हैं। ठीक है, इंडिया अपनी खुद की एक टेरिटरी है जिस पर विदेशी किसी शासन का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, जैसा कि पहले था, अंग्रेज गए थे, है ना। ठीक है, तो ये सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, सॉवरेन शब्द का एक और मतलब है, ना तो हम क्या हैं, किसी के गुलाम है, और ना ही हमने किसी को गुलाम बना रखा है। ये दोनों ही मीनिंग इस बात के निकलते हैं। देखो भाई, ना तो हम किसी से शासन करवाते, और ना किसी देश को, किसी अलग पार्ट की बात हो रही है, किसी अलग नेशन की बात हो रही है, जाकर जबरदस्ती हम उस पर शासन कर रहे हैं। अपने स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट को, अब आप ये मत बोल लेना कि स्टेट भी इसमें काउंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाहरी विदेशी की बात कर रही हूँ कि ना हमने किसी अदर कंट्री को, जैसे यूके ने हमें क्या बना रखा था, अपना कॉलोनी बना रखा था। हमारी कोई कॉलोनी नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने खुद लॉज बनाते हैं, ना हम किसी पे शासन करते, और ना अब किसी को अपने ऊपर शासन करने देंगे। हाँ, राष्ट्र के भले के लिए, ठीक है, हम अगर किसी कोई भी देश अपनी सहमति से या बिना सहमति के या फायदे के लिए अगर हम में शामिल होना चाहे तो हम उसको शामिल कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत हिस्सा देना पड़ा तो वो भी देंगे, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर जो लीगल प्रोसेस, लीगल क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो फॉलो करने के बाद में। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, सिक्किम कभी भारत का पार्ट नहीं था, एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, सिक्किम ने अपना विलय कराया भारत के अंदर। ठीक है, क्योंकि चाइना से उसको क्या था, डर था। और बाकी तो इंडिया अभी तक हमने किसी को कुछ दिया नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना अपना दावा करते हैं चाइनीज ऑक्यूपाई कश्मीर पे और पाकिस्तानी ऑक्यूपाई कश्मीर पे, लेकिन है वो हमारे ही मैप में है। ठीक है, तो हम अभी ये डिक्लेयर, अभी क्या, हम हमारा ही है, मतलब हम डिक्लेयर तो कभी करेंगे ही नहीं उस चीज को, तो हम कभी उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। वो अपने आप क्या सोच रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। हम कब ले लें उसको, ठीक है, ये हमारी पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हमने नेशन की पीस के लिए क्या है, क्योंकि यूएनओ में मैटर है, तो अभी हम उतना ज्यादा वो कर नहीं रहे हैं, पर जहां तक कोशिश है कि कभी ना कभी तो हम उसको ले ही लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। द टर्म सोशलिस्ट, देखिए मैंने सोशलिस्ट वर्ड का मतलब बताया था आपको, जब मैंने थर्ड लेक्चर में, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है,
और ये बार बार रिपीट होंगे आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी में, और अभी तक भी जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं अटेंड किया है वो जाकर उस लेक्चर को अटेंड कर ले। मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? सोशलिस्ट शब्द का अर्थ है भाई कि नॉर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट। हालांकि कम्युनिस्ट कंट्रीज कुछ अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, ठीक है, या चाइना हो गया। तो मैंने दोनों का अंतर आपको समझाया था, एक बार फिर से इन शॉर्ट में इसको समझाती हूँ। देखो, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपने आप शासन कर रही है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख ले अपने आप, ठीक है, और जो मेन जो कैपिटल वाला जो फॉर्म है वो कैपिटलिस्ट, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके हाथ में होता है, वो खुद मैनेज करती है। हमारे यहाँ कंपनीज को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने खुद के लॉ बना सके, खुद मैनेज कर सके। उन सब को रेगुलेट कौन करता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है हमारे यहाँ। कंपनी के लिए भी सरकार ने क्या है, लॉ बनाए हुए हैं। उसी के अगेंस्ट में अगर अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज की बात करें तो उनके लिए क्या है, कंपनियों का एक अलायंस मिलकर क्या करता है, कई बार अपने लिए खुद लॉज बनाता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। कंपनी अगर कोई भी काम करती है तो वो क्या करती है, उस कानूनी मतलब कंपनी एक्ट, मान लो आप कंपनी एक्ट बना रखा है तो कंपनी किसका साइन होगी, कैपिटल का साइन होगी, प्राइवेट कंपनी कैपिटलिस्ट का होगी। तो वो गवर्नमेंट के दायरे में ही काम करेंगे, बियॉन्ड वो क्या है, दायरे से बाहर नहीं जा सकते। तो एक तो ये हो गया सोशलिज्म का साइन। दूसरा क्या हो गया कि हम सिर्फ एक बड़ा जो समाज है, जो समुदाय है, यानी कि पूंजीपति लोग जो हैं, जो कैपिटलिस्ट है, सिर्फ उनको हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा जो नीचे वाला वर्ग है हम उनको भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी आप लेक्चर लीजिएगा। सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग आपको समझना है तो याद रखिएगा। थर्ड लेक्चर है मेरा, ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने उसमें समझाई है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। फिर भी मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। ये तो हो गए कैपिटलिस्ट, कि अगर ये ऊपर गए तो इन्होंने ऑटोमेटिकली जो पुअर और लेबर क्लास है उनको दबा देना है, ठीक है। ये हो गए कम्युनिस्ट, ये क्या करेंगे, खुद ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इनको भी नीचे ले आएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में डेवलपमेंट, यहाँ तो इनइक्वल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ डेवलपमेंट है ही नहीं। अब हमारी क्या गवर्नमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट इनको कभी नीचे नहीं लाती, ठीक है, आप जितना बढ़ रहे हो बढ़ो, इनको क्या करेगी, मान लो जिसकी जितनी इनकम वो उतना टैक्स पे करेगा, वो उतना बड़ा टैक्स पेयर होगा, सारी चीजें होंगी, और जिसकी कम इनकम होगी वो वैसे उस हिसाब से उस पर टैक्स क्या है, एग्जम्प्टेड है या कम टैक्स है। हम इनको ऊपर लाने पे फोकस कर रहे हैं। तो यही है सोशलिस्ट पॉलिसी या सोशलिस्ट वर्ड का अर्थ, कि हम समाज के प्रत्येक जो वर्ग है, जो जितना भी मतलब समुदाय है, या प्रत्येक जो वर्ग है, समुदाय तो कम्युनिस्ट हो गया, सॉरी, चाहे वो गरीब हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हम उनको क्या करते हैं, इक्वली लेके चलते हैं। उनके छोटे से छोटे वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अगर उन्हें कुछ छूट देनी पड़े, जैसे रिजर्वेशन हो गया, या मैंने बताया ना टैक्स में छूट, कुछ ऐसे हो, तो हम सारे समुदाय को क्या करते हैं, नजर में रखकर उनके भले के बारे में सोचते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट टर्म। याद रखना, सोशलिस्ट में क्या होगा कि अगर कंपनी कुछ काम कर रही है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर लॉज कौन बनाएगा, ये राइट है हमारी सरकार, ठीक है। जबकि कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या है, कंपनीज कुछ अलग हटके अपने लॉज अपने आप से बना सकती हैं। गवर्नमेंट क्या है, जनरली डेमोक्रेटिक पार्ट देखती है, या आप जो जैसी भी वहां की गवर्नमेंट है उस हिसाब से वो पार्ट देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, ठीक है। तो ये था इस वर्ड का मीनिंग। कहने को तो मैं इनको, प्रियम्बल छोटी सी है, 1 मिनट लगती है, लेकिन ये 1 मिनट में समझाने वाली चीज नहीं है, ये इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो आप ध्यान से देखते रहिए। आगे बात करते हैं सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर की अगर बात की जाए, देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, वर्ड जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। इसको 42 अमेंडमेंट में 42 42 42nd अमेंडमेंट में क्या किया है, ऐड किया गया है 1976 में। याद रखना, इस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़े लेवल पे अमेंड किया गया था, और जितने पार्ट जोड़े और हटाए गए थे, बहुत बड़े लेवल पे अमेंड होने के कारण इन सबको बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला और आखिरी संशोधन हुआ था, पहला और आखिरी अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल के अंदर। हालांकि प्रियम्बल में उससे पहले कोई संशोधन नहीं हुआ, उसके लिए कुछ केसेस की बात हम करेंगे क्लास के लास्ट में। तब तक आप इनका मीनिंग समझिए, और उन केसेस को समझना बहुत जरूरी है।
प्रियम्बल में जो संशोधन हुए हैं उनको जानने के लिए। तो वर्ल्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये वर्ड भी नहीं था, इसको भी सेम टाइम पे क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, अब इस शब्द का मतलब देख लेते हैं। सेक्युलर, हमारे संविधान में 1976 तक सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इन नेचर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेक्युलर है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, धर्म की बात नहीं करता है, धर्म निरपेक्ष है। सारे धर्मों को बोला है कि भाई आप अपने हिसाब से अपनी मान्यताओं को मानो, लेकिन स्टेट आपको उसमें ना तो कोई फंडिंग करेगा, ना पर्टिकुलर किसी, अब आप आजकल जो हो रहा है उसको एक्सेप्शन मत मान लेना। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कितनी है वो आप भी देख जानते हो। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, पर फिर भी हमारी डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, ये आप भी कहिए। ठीक है, तो आगे कि सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब हम किसी धर्म को पर्टिकुलर, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म क्या है, एक समान है और सब हमारे लिए इंडियन है। हम आप अपनी अपनी प्रैक्टिसेस के लिए फ्रीडम भी दे रखी है। दो तरह से इस मतलब को समझिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कुछ भी है, आप अपने अपने हिसाब से क्या है, ग्रीक, इंडो ग्रीक है, आप कुछ भी है, अपने हिसाब से अपने रिलीजन को मानते रहो। ठीक है, उस पर कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन सरकार आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फंडिंग भी नहीं करेगी। मान लो कि अभी राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर जो बना है क्या सरकार ने इसमें फंडिंग की है, जी नहीं की, ये सारा पैसा ट्रस्ट का आया। तो सरकार, जो हमारा पैसा जो जाता है टैक्स से, जो हम पे करते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का, उसमें से धार्मिक कार्यों में पैसा नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये हो गया सेक्युलर, ये भी नहीं था पहले। हालांकि हमारा नेचर में जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए, ठीक है, तो उसका जो नेचर था फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग मिले हुए, आगे पढ़ाएंगे हम, वो था सेक्युलर, धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, लेकिन वर्ड सेक्युलर वॉज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and by 42nd amendment act it has been added to our constitution, right? Now democratic, meaning of the word democratic, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात, जनता का शासन जनता द्वारा जनता पर। ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम खुद चुनते हैं। अब मान लो लगभग 150 करोड़ के आसपास हमारी जो है अब जनसंख्या होने वाली है या हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या 150 करोड़ चुनेंगे तो नहीं, बच्चों को तो काउंट नहीं किया जाएगा, जो उसमें वोटर्स हैं, मतलब वोटर कौन होगा, जो मेंटली तौर पे स्टेबल हो और 18 प्लस। ठीक है, वो वोटर हो गया। पहले एज 21 थी, उसको रिड्यूस करके 89 में 18 किया गया है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे एज अ एमपी और एज ए एमएलए इन स्टेट, एज ए एमपी इन सेंटर। फिर वो जो एमएलए हैं सेंटर में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे एज अ अपर हाउस मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर की तरह। अभी इलेक्शन हुए हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो मतलब कहने का कि हमने अपना प्रतिनिधि जो हम पे शासन नहीं करेगा, मतलब जो हमारे जो राष्ट्र है उसका निर्माण करेगा हमारे भले के लिए, वो हम खुद चुनते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में कोई शासक नहीं होता, जनता ही जनता की शासक होती है। ठीक है, मतलब हम शासक हैं। ठीक है, बस हमने एक जो बंदा है, इसीलिए तो बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अपनी तरफ से खड़ा कर दिया है कि भाई हम इतने सारे लोग मिलके इस काम को नहीं कर सकते, खोच पोच हो जाएगी, आप एक काम करो, हम इसको चुन रहे हैं, ये हमारे लिए ये काम करेगा। ठीक है, अब बाकी जो उसका क्रिटिक्स है वो आप सबको पता ही है। चलते हैं आगे। अब रिपब्लिक की बात करते हैं। देखो दो चीज होती है, एक मोनार्क होता है, एक रिपब्लिक होता है। मैंने बार बार समझाया है, फिर मैं बोल रही हूँ, उस क्लास में जाके देखिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डालूंगी इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, देखिए, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री होता है या नेशन होता है, वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इलेक्टेड होता है। और इंडिया में फर्स्ट पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट।
तो वो क्या है, क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है, इलेक्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात यूके की करते हैं तो वहां फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मोनार्क होता है, जो कि क्या है, जी बिल्कुल, हेरिडिटरी रूल होता है, ठीक है। तो मोनार्क क्या होता है, हेरिडिटरी रूल होता है, तो वो रिपब्लिक नहीं है। डेफिनेटली यूके डेमोक्रेटिक है क्योंकि वहां पार्लियामेंट चुनी हुई होती है, लोग चुनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वहां फर्स्ट पर्सन जो है क्या है, वो इनहेरिडिटरी रूल है, ठीक है, इनहेरिडिट है। और क्या बोलते हैं, वहां मोनार्क है, और यहाँ पे क्या है, ऐसा इंसान जिसको हमने चुना है, दैट इज आवर प्रेसिडेंट, ठीक है। चलते हैं आगे, जस्टिस। अब जस्टिस शब्द का मतलब क्या है, जस्टिस मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, जस्टिस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिस का दायरा हमारे लिए बताया गया है, किस ग्राउंड पे, सोशल, इकोनॉमिक, इसको समझिए बड़े ध्यान से, और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। देखिए, आप समाज के गरीब, सॉरी, आप समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, जातिगत तौर पे, धार्मिक तौर पे, किसी भी तरह से, जैसे मैंने बताया कि सेक्युलर है हमारे स्टेट, तो यहाँ सेक्युलर तो एक धर्म की बात हो गई पर्टिकुलर, जब सेक्युलर की बात करते हैं। लेकिन हम इंडिया में क्या है, कास्टिज्म भी बहुत है, और मतलब जेंडर का भी आप समझते हो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, महिलाओं के साथ में क्या था, थोड़ा थोड़ा अभी मतलब क्या है, महिलाएं ग्रो कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद से। तो सोशली मतलब किसी भी ग्राउंड पे, जस्टिस के नीचे नहीं लिखा क्या, सॉरी, किसी भी ग्राउंड पे सोशली हम भेदभाव नहीं करेंगे जस्टिस के मामले में, न्याय संगत होगा, सबके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, सारी चीजें जो हैं, वो सब क्या है, इक्वल है। इकोनॉमिकली आप अंबानी के घर से आते हैं तो भी, और आप एक रिक्शा चलाने वाले के घर से आते हैं तो भी, दोनों को अधिकार है आईएएस यूपीएससी में अपीयर होने का। आपसे इकोनॉमिकली कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इससे ज्यादा डेप्थ में समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल ही दे दिया। मतलब नो, कोई भेदभाव नहीं। अगर मैंने मान लो किसी आकाश अंबानी ने कोई क्राइम किया या मैंने कोई सेम क्राइम किया है, तो दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है, तो जस्टिस क्या होगा, सेम हो गया, ठीक है, पॉलिटिकली, ठीक है। अब ये तो हो गया पैसे का ग्राउंड। अब पॉलिटिकली कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबका समान अधिकार है, आप किसी के जाति, वर्ग, लिंग, मूल, किसी भी धर्म के आधार पर ये नहीं कि आप उनसे वोटिंग राइट छीन लोगे, उनको वोट नहीं करने दोगे, या उनको क्या है, सिस्टम का पार्ट नहीं बनने दोगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे जस्टिस की बात करते हैं। तो एक छोटी सी प्रियम्बल आपको पूरे संविधान के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनको समझाती है कि कितना सोच समझ के हमारा संविधान, कितना मतलब टेक्निकली तौर पे स्ट्रोंग, और कितना सोशली तौर पे स्ट्रोंग, और कितना मतलब इमोशन से लेके हर चीज को समझते हुए हमारे संविधान को क्या किया गया है, फ्रेम किया गया है। और प्रियम्बल अपने आप में उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, कि वो बताते हैं कि हम संविधान जो बनाने जा रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये आधार होगा हमारे संविधान का, तो ये कह सकते हैं हम, है ना, ठीक है। प्रीफेस पढ़ते हैं ना आप किसी भी बुक का, उसी तरह से, ठीक है। ये क्या है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, क्या है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की। और किसी थिंकर ने इसको हॉरोस्कोप भी बोला है, फ्यूचर हॉरोस्कोप हो गया, किसी ने इसको क्या बोला है कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है ना। तो अलग अलग जो है डेफिनेशंस दी गई हैं इसको लेके। अब बात करते हैं लिबर्टी की। जी बिल्कुल, किसान भी आजाद हैं धरना प्रदर्शन के लिए, अनुच्छेद 19 1 ए 1 बी के तहत, ठीक है। आर्टिकल 19 1 बी क्या कहता है कि आप पीसफुली क्या कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हो रहा है, इसी तरह के कुछ जो अधिकार हैं, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम की बात भी हो रही है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो फ्रीडम हो गया, है ना, लिबर्टी किससे रिलेटेड, फ्रीडम।
स्पीच का, एक्सप्रेशन का, घूमने का, फिरने का, अपना ऑक्यूपेशन चुनने का। अगेन ये सब चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में कि हमारे फंडामेंटल राइट किस ग्राउंड पे बनाओगे। ज्यादातर चीजें फंडामेंटल राइट्स में हमारी देखने को मिलेंगी, इसीलिए तो फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोला जाता है पार्ट 3 को। ठीक है, तो ये हो गया लिबर्टी। ठीक है, घूमने फिरने का, इन सब चीजों का राइट है आप लोगों को। राष्ट्र के अंदर कहीं भी, विदेश में बिना वीजा पासपोर्ट के मत घुस जाना। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है इसका मतलब? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है? आर्टिकल 15 जेंडर, यानी सेक्स वर्ड यूज किया है, जेंडर, और आपका क्या बोलते हैं, कास्ट, रेस, हमारे यहाँ रेसिज्म होता नहीं है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, पर्टिकुलर परिवार में पैदा होने वाले के या किसी भी चीज के आधार पे आपसे किसी तरह का भेदभाव क्या है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरह का की पार्शलिटी आपसे नहीं की जाएगी। आप क्या है? इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, यही बोलता है इक्वालिटी। इक्वल है अपने रिसोर्सेस को चुनने में, अपनी चॉइस को चुनने में, वही सब चीजें चुनने में जो लिबर्टी में, जिन चीजों की लिबर्टी की बात की गई है। ठीक है, तो इक्वालिटी बराबर है, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है ना, और जातिगत भेदभाव नहीं है, रिलीजियस भेदभाव नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक भेदभाव नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल भेदभाव नहीं है। तो ये सब ग्राउंड हो गए इक्वालिटी, वर्ड इक्वालिटी का मीनिंग। बाकी फंडामेंटल राइट में तो हम एक एक चीज डेप्थ में जो है पढ़ेंगे। फर्टर्निटी, देखिए फर्टर्निटी मतलब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हाँ भाई भाई। तो कहने का मतलब कि भाईचारा, आपस में प्रेम और बंधुत्व की भावना, यही आधार है। हमारी जो डाइवर्सिटी है ना, इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए ही इंडिया को जाना जाता है। इंडिया की खूबसूरती किसमें है? इंडिया में इतने सारे मतलब रिलीजियस, सोशली और हर तरह से आप कल्चरली किसी भी तरह से देखोगे ना, इतना सुंदर है भारत कि अलग अलग चीज लिंग्विस्टिक पे बेस पे बहुत सारी जो वेराइटीज है वो आपको देखने को मिलेंगी, वेरियस टाइप की। ठीक है, और ये इसका डाइवर्सिफिकेशन ही इसको खूबसूरत बनाता है। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत एकजुट होगा, यही बोलता है फर्टर्निटी। गवर्नमेंट तो मतलब गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट को गलत नहीं बोल सकते हम। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ लोग तो कोशिश करते हैं इसको भंग करने की, लेकिन फिर भी हमारा समाज एक है। और आप जैसा कि आजादी से पहले हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, आगे आने वाले लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत पुअर था। अब हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है, चाहे आप हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, आप कोई भी। ठीक है, कोई भी क्यों ना हुआ, अब हमारा समाज बटने नहीं देगा। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्टर्निटी का मतलब बंधुत्व, आपस में भाईचारा किसी भी ग्राउंड पे। ठीक है, चलते हैं। एक और वर्ड इसमें ऐड किया गया, वही 42 अमेंडमेंट में, 42 अमेंडमेंट में ही। ठीक है, 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जब मैंने प्रियम्बल पढ़ा था, फर्टर्निटी वाली लाइन को जब डिफाइन करते हैं तो यूनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड यूज होता है। तो यूनिटी वर्ड जो था वो पहले था। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्ड यूनिटी के साथ में इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया प्रियम्बल में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए कि थोड़ा सा ना इसको लेके जो है थोड़ा सा ये मतलब कंट्रोवर्शियल रहा है, थोड़ा सा विवादित रहा है कि प्रियम्बल में कैसे अमेंडमेंट कर दिया। तो दो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जो केस हैं, एक है एक केस है आपका बेरूवारी 1960, दूसरा है केशवानंद भारती, इसको कौन नहीं जानता, है ना, बहुत फेमस केस है, 1973।
ये जो दो केस हैं, इसमें 13 जजेस की बेंच थी और उसमें 7 जजेस की बेंच थी। तो 7 जजेस की बेंच थी इसमें, इसमें 13 जजेस की बेंच थी। अब देखिए दोनों का जजमेंट क्या था। बेरूबारी जो केस था, इसने तो माना कि मतलब जो ये आपका प्रियम्बल है, ये बस एक प्रीफेस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ने ही कोर्ट के पास भेजा था रिव्यू के लिए। तो इसमें ये चीज जो है निकल के आई कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या प्रियम्बल में कोई बदलाव किया जा सकता है, तो इन्होंने माना नहीं। फिर 13 साल बाद केशवानंद भारती केस, याद होगा, इसके बाद 1976 में बहुत बड़े स्तर पर अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है। इसमें माना कि, लाइन याद कीजिए, फिर से रिपीट याद दिलाती हूं, मैंने पहले भी इस केस का जिक्र किया है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़छाड़ किए बिना आप उसको अमेंड कर सकते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं ना कहीं प्रियम्बल भी बता देगी। बेसिक, हमारी डेमोक्रेसी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बताती है, हमारा रिपब्लिक होना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है, हमारा सोशलिस्ट होना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है। सोशलिस्ट हालांकि वर्ड बाद में ऐड किया गया। हमारा सोवरन, ये जितनी भी चीजें हैं, हमारा जो सुप्रीमेसी है सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की, उसको बताता है। हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना क्या बताता है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको जरूरत समय के हिसाब से जो कि बदलावों की जरूरत पड़ती है, और ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने माना। इसीलिए तो उन्होंने बना दिया क्या, आर्टिकल 368, जिसके अंडर आप क्या कर सकते हैं, संविधान को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 भी बनाया था हालांकि कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या है अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उस पर भी कुछ चीजें आ गई थी कि उसको उसमें से उसको आप छेड़ेंगे नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को। जो उसका उसकी भावना है, जो ऑब्जेक्टिव है, कहने का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको उससे हटाए बिना, उसे छेड़े बिना आप उसको अमेंड कर सकते हैं। तो अब बात आती है क्या प्रियम्बल उसका अंग है। तो बिल्कुल केशवानंद भारती केस में ये माना गया कि हमारे जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही अंग है, उसको भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ किए बिना। तो हमने इसमें से कुछ निकाला नहीं, इसीलिए सिर्फ 3 वर्ड्स को क्या किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन वर्ड्स को इसमें क्या किया गया, 42 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया। इसके अंदर याद रखना कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ जोड़ा गया। सोशलिस्ट नेचर तो था ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वर्ड मेंशन नहीं था, ठीक है। सेक्युलर भी था, तभी तो इतना बड़ा फंडामेंटल राइट दे रखा है अच्छा खासा, ठीक है। 4-5 आर्टिकल पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल, ठीक है। इंटीग्रल तो है, ठीक है। तो इनको बाद में क्या किया गया, ऐड किया गया 1976 में। तो इसके ऊपर बाद में कुछ केसेस भी चलाए गए कि आपने प्रियम्बल को कैसे क्या किया, आपने अमेंड कर दिया। तो उसमें यही जजमेंट आया कि केशवानंद भारती केस में जजमेंट आया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छुए बिना उसको अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बाद में मानी गई, ठीक है। और हमने बिना बेसिक स्ट्रक्चर को छुए उसमें अमेंडमेंट किए, और प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानी गई, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 शब्द इसमें क्या किए गए, बाद में जोड़े गए। अभी फिलहाल में इसमें विवाद भी हुआ था, अभी शायद 6-7 महीने पहले की बात है। जो प्रियम्बल के जो कॉपी थी लोकसभा में या राज्यसभा में, मुझे याद नहीं है, या तो शायद दोनों में ही, वो वाली दे दी गई जो मूल संविधान में थी 1949 में, ठीक है। उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम इस सेक्युलर सेक्युलर को नहीं मानते, ये मूल संविधान में है ही नहीं, था ही नहीं ये शब्द। ये शब्द नहीं तो था नहीं, लेकिन नेचर तो था। इस बात को तो वो भी अग्री करते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब मैंने उनका नाम लिया, आई एम सॉरी, उनका पर्टिकुलर नाम नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मतलब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसा बोला। तो कहने का मतलब सेक्युलर वर्ड उसमें नहीं था, लेकिन इन नेचर इट वाज ना, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि प्रियम्बल क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद रखिएगा और इन पे क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। मैं भी करूंगी। तो देखिए,
क्रोनोलॉजी जो है वो याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड सेक्युलर को क्या किया, अगर मैंने 5 प्लेस पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और रिपब्लिक को 3rd पे ले आई हूं, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें किस किस केस की इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, 2 केस तो काफी थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इनको नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं आपका यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी करने का। ये 2 इंपॉर्टेंट केस जो कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इनको पढ़ना है, ठीक है। केस नहीं पढ़ना है, मतलब याद रखना है कि इन केसों में क्या क्या इनका मतलब ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या इनमें रेजोल्यूशन, क्या क्या इनमें जो जजमेंट है वो है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फॉलो करते हैं, मैंने बताया, और प्रियम्बल है क्या, ठीक है, वो आपको जरूर याद रखना है। आशा करते हैं आपको कुछ पसंद ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर कुछ पसंद नहीं आया है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, प्लीज, ठीक है। मैं भी, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता है बच्चे देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप यहीं पे कमेंट कीजिए। मुझे पर्सनली भी नहीं करना चाहते, या पर्सनली भी करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं, बट कीजिए, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं भी एक्टिवली एक्टिव रहूं, है ना। और जल्दी जल्दी क्या करूं, वीडियोस बनाऊं, फिर मैं भी डिले पड़ जाती हूँ अगर आप लोग डिले पड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसको इकट्ठा मत कीजिए कि हम बाद में पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, पढ़ते रहिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।